प्रिय प्रतिभागियों, और इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही बिहार सरकार ने नौकरी की तैयारी कर रहे, एक अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। बिहार राज्य के प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक माने जाने वाले सचिवालय सहायक अर्थात सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी आ गई है। आप जिसका इंतजार कर रहे थे, पलक फावड़े बिछाकर जिसका इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है और इस स्वतंत्रता दिवस पर नौकरियों की बहार लाई है। बिहार सरकार द्वारा आप सभी नौजवान युवाओं, मेहनती, निष्ठावान और अपने सपने सजाने के लिए, कैरियर को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 4th CGL का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 18 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किया गया है। 4th CGL में जो सबसे बढ़िया आकर्षण है वह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है और कुल मिला के 4th CGL में देखा जाए 1481 यानी 481 वैकेंसी आ गई है। तो आइए मैं आपको कुछ गाइडेंस करता हूं और आज के इस गाइडेंस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद किस प्रकार का होता है, इसकी कितनी वैकेंसी है और इसके साथ साथ और भी कौन कौन से पद हैं। क्योंकि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है तो जिसमें स्नातक स्तर के कई पद होते हैं, कभी तो 34-35 प्रकार के पद निकले थे, परंतु इस बार कुल 6 प्रकार के पद आए हैं, जिनमें से सबसे बड़ी जो संख्या है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का है। और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो पद है वो किसी ऑफिसर से कम नहीं है, ये बात आप जानते हैं। और यदि कोई विशेष बात ना हुई तो हमेशा आपकी पोस्टिंग पटना में रहेगी। आकर्षक वेतन भत्ते से लेकर आवास तथा अन्य सुविधाएं भी आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजधानी पटना में आपको बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार के लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, निश्चित तौर पर आप तैयारी करिए। आज के इस गाइडेंस प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी बिहार सरकार द्वारा निकाली गई है, कौन कौन से इसमें पद है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, और इसका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, किस प्रकार के एग्जाम होंगे, एक चरण में होंगे, 2 चरण में होंगे, कौन कौन से विषय होंगे, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी होगी, तैयारी की रणनीति के बारे में बताएंगे और कौन कौन विषयों पर हम अधिक ध्यान देकर हम इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है इस संबंध में। इसकी तैयारी के लिए मैं समय समय पर मार्गदर्शन करता रहूँगा, ये हमारा वायदा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कैसे जीएस की तैयारी करना है, कैसे मैथ की तैयारी करना है, कैसे रीजनिंग की तैयारी करना है, किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, कैसे रिवीजन करना है, कहाँ कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, सारी मैं डिटेल से बताता रहूँगा। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। आपको पहला ही वीडियो में काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जिससे आपका ना सिर्फ मोटिवेशन बढ़ेगा बल्कि आप डिसिप्लिन्ड भी होंगे और इस सचिवालय सेवा में एक पद प्राप्त करने के लिए आप कमर कस लेंगे। तो आइए मैं विस्तार से बात करता हूँ। सबसे पहले हम इस वैकेंसी को देखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वैकेंसी आया है और विज्ञापन संख्या 5/25 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18/8/2025 से लेकर 17/9/2025 तक है। हालांकि फॉर्म अंतिम रूप से भरे जाने की तिथि 19 सितंबर है, ठीक है। और इसमें आप कुल मिला के देख सकते हैं कि 6 प्रकार के पद आए हैं। पहला जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दूसरा है प्लानिंग असिस्टेंट, योजना सहायक। तीसरा कनीय सांख्यिकी सहायक, जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, फिर ऑडिटर है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, और फिर जो है ऑडिटर है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। तो ये 6 प्रकार के पद हैं और यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी दिया हुआ है। ये आपका नोटिफिकेशन का कॉपी है, परंतु मैं इसको और भी थोड़ा एलोबरेट करके देखेंगे आगे। यहाँ पर स्पष्ट नहीं है,
परंतु आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा वैकेंसी जो है 1024 पोस्ट का आया है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या फिर सचिवालय सहायक भी कह सकते हैं। नाम चेंज हो गया है, नाम क्यों चेंज हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 4th कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, विज्ञापन संख्या 5/25, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक मांगी गई है। इसमें कौन से महत्वपूर्ण पद है इसको पहले देख लेते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, हालांकि ये 4th सीजीएल है और सीजीएल वैकेंसी में कई प्रकार का पद होता है, लेकिन ये सचिवालय सहायक का ऐसा पर्याय बन गया है कि आमतौर पर इसे सचिवालय सहायक की वैकेंसी कहते थे। हालांकि सचिवालय सहायक का नाम अब चेंज हो गया है। तो मुख्य पद क्या है? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में कह सकते हैं ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। पूर्व नाम क्या था? सचिवालय सहायक। जब पूर्व नाम सचिवालय सहायक था तो मैं भी इस सेवा में सेलेक्ट हुआ था फर्स्ट सीजीएल के माध्यम से, और फर्स्ट सीजीएल में सेलेक्ट होके बिहार सचिवालय में हमने 5 वर्षों तक सेवा दिया। और मुझे गर्व है कि जब हम लोग पदनाम परिवर्तन की बात कर रहे थे, पदनाम परिवर्तन की मांग सरकार से कर रहे थे, तो क्या नाम होना चाहिए? हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना था और बहुत सारे साथी आज भी जो सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं, हालांकि पता नहीं किसी को याद होगा या नहीं याद होगा, तो मैं इस पंक्ति में सबसे आगे था और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबसे पहला जो मेरे द्वारा नाम सुझाया गया था तो मेरा ही दिया हुआ नाम था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। भले आज लोग इसको इनकार कर सकते हैं, श्रेय ले सकते हैं कि मैंने दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मेरे ही दिमाग की उपज थी और मैंने ही इसे नाम दिया था सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। हालांकि जब नाम चेंज हुआ तब मैं इस सेवा में था नहीं और मैं बीपीएससी द्वारा चयनित होकर ऑफिसर बन गया था, परंतु उन सभी मित्रों को जो हमारे साथ संघर्ष किए थे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पदनाम परिवर्तन के लिए, उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं आज, और उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। क्योंकि सहायक थोड़ा सा इन्फीरियर वर्ड लगता था, तो इसी को सुपीरियर बनाने के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का नाम दिया गया था। तो चलिए, ये बहुत अच्छा पद है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप चाहें तो ज़िंदगी भर पटना में रह के ही नौकरी कर सकते हैं, उच्च वेतनमान के साथ, उच्च हाउस रेंट अलाउंस के साथ। आपको सरकार द्वारा क्वार्टर भी मिल सकता है और समय आने पर प्रमोशन भी मिल सकता है। इसके प्रमोशनल रेवेन्यू के बारे में भी बताएंगे। आप 10 साल नौकरी कर लेंगे तो अमूमन आप प्रशाखा पदाधिकारी बन जाएंगे, और फिर 4-5 साल नौकरी के बाद आप अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे, फिर डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएंगे और फिर जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले आप चलते हैं, देखते हैं इसके पदों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया था कि पदों की संख्या कुल मिला के 6 है यहाँ, लेकिन 6 में से जो 3 पद है वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इवन कि ऑडिटर का जो पद है वो 2 विभाग द्वारा ऑडिटर का पद की वैकेंसी दी गई है, लेकिन दोनों का वेतनमान भी सेम है, काम भी सेम है, केवल डिपार्टमेंट अलग है, इसलिए उसको हमने एक ही में रखा। तो सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण पद है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसको शॉर्ट में हम ASO भी बोलते हैं, ठीक है, ASO। और इससे जो ऊपर का होता है वो SO होता है, सेक्शन ऑफिसर, जो कि बड़ा बाबू कहे जाते हैं आमतौर पर। तो इसकी 1064 वैकेंसी आई है, यानी ये फर्स्ट सीजीएल के बाद दूसरा ऐसा मौका है जो बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है। फर्स्ट सीजीएल में 1100 वैकेंसी आया था, जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। हम लोगों ने 5 साल तक नौकरी भी किया उसमें, और फिर उस सेवा को छोड़कर एक अच्छी सेवा में हम आ गए हैं। उसके बाद जो है फिर योजना सहायक में कुल 88 पद है, ठीक है, और इसको योजना सहायक को इंग्लिश में प्लानिंग असिस्टेंट भी बोलते हैं। और अंकेक्षक जो ऑडिटर का पद है वो 2 विभाग में है, ठीक है, 2 विभाग में है और दोनों मिलाकर 323 है। तो पहला जो विभाग है वो वित्त विभाग है, पहला वित्त और दूसरा सहकारिता। दोनों विभाग मिलाकर थोड़ा सा जो इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो अलग अलग है, बाकी काम लगभग सेम है।
इसलिए ये ऑडिटर को हमने एक ही में रख दिया। तो वित्त विभाग में कितने हैं, तो 125 ऑडिटर की वैकेंसी आई है और सहकारिता विभाग में 198 पद की वैकेंसी आई है। 2 पद और हैं, कनीय सांख्यिकी सहायक, जो कि पदों की संख्या 5 है, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है जिसमें सिर्फ एक ही पद है, इसलिए उन पदों को हमने नहीं रखा क्योंकि वो कम महत्वपूर्ण स्तर के पद हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन पदों को भरने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला जो आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आता है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मली सचिवालय सहायक के लिए तो किसी भी विषय और किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री मांगी गई है, यानी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इन एनी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। परंतु और जो योजना सहायक है या फिर ऑडिटर्स हैं, इसके लिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है, तो उसको हम देखते हैं किस तरह से है। तो चलिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हम बात करते हैं। तो इसका जो है ये तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी चलेगा, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी चलेगा, और जो पत्राचार द्वारा कोर्स होता है डिस्टेंस मोड में, इग्नू, नालंदा, वो भी चलेगा, आर्ट्स डिग्री चलेगा, साइंस डिग्री चलेगा, कॉमर्स डिग्री चलेगा, बीटेक डिग्री चलेगा, और किसी भी प्रकार का आप ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो सब चलेगा। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। अब आ जाइए योजना सहायक का। तो योजना सहायक में भी सेम कंडीशन है कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। परंतु बाकी के जो ये 4 पद हैं, तो ये 4 पद की कंडीशन थोड़ी सी अलग अलग है। सभी ग्रेजुएट लेवल के पद हैं, सभी में ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, लेकिन इसमें विषय थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जो अंकेक्षक है, वित्त विभाग वाला जो ऑडिटर का पद है, उसका क्या है, तो ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, मैथ, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, यानी आपका ग्रेजुएशन यदि आप बीकॉम किए हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर मैथ से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तब इसको भर सकते हैं। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसको भर सकते हैं। और अगर आप बीए किए हैं और बीए में अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हैं, यानी कला विषय से आप स्नातक किए हैं, तो इकोनॉमिक्स का डिग्री चलेगा, ठीक है। फिर अंकेक्षक सहकारिता विभाग को देखिए, तो इसमें ग्रेजुएशन इन मैथ एंड कॉमर्स, इसमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स को नहीं रखा है। अगर कोई बीकॉम किया है तो वो भर सकता है, और या फिर मैथ से ग्रेजुएशन किया है वो भर सकता है, ठीक है। फिर आ जाइए कनीय सांख्यिकी सहायक, मात्र 5 पद है। तो इसमें ग्रेजुएशन मैथ, कॉमर्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मतलब ठीक ऊपर के जैसा, ये अंकेक्षक वित्त विभाग के जैसा है। ये 4 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट अगर उसका स्नातक स्तर पर हो तो वो इसको भर सकता है। एक बात, मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो हम बता रहे हैं विषय कि मैथ होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, तो बिहार में ऑनर्स का कंसेप्ट है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनर्स हो। यानी अगर सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में भी आपका स्टैटिक्स है या इकोनॉमिक्स है, मैथ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि ऑनर्स होना चाहिए। ऑनर्स की बाध्यता समाप्त कर दी गई, पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये कर दिया गया है कि किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, सब्सिडरी सब्जेक्ट हो तो भी चलेगा। अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक ही पद है, और इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ PGDCA चाहिए, या फिर अगर कोई बीटेक का डिग्री लिया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का डिग्री लिया है कंप्यूटर साइंस के साथ, तो वो अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एक ही पद है, तो चलिए इसको हम गौण रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 4th CGL है उसका उम्र सीमा क्या है। तो आइए उम्र सीमा की बात करते हैं। उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो इसके लिए कट ऑफ डेट भी है। BSSC ने कट ऑफ डेट निकाले हुए हैं, और वो कट ऑफ डेट क्या है, तो 1 अगस्त 1/8/2025 1/8/2025 को ऊपरी उम्र सीमा या न्यूनतम उम्र सीमा की गणना की गई है। तो सभी कोटियों के लिए, सभी पदों के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है
तो न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 21 वर्ष है। यहाँ 18 वर्ष नहीं है, 21 वर्ष है। चूँकि 18 वर्ष में तो कोई एलिजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 17-18 साल में तो इंटर करता है, 3 साल उसको ग्रेजुएशन करने में, यानी 20 साल ग्रेजुएशन करने में लग जाएगा। ठीक है, तो 21 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र सीमा है। और अधिकतम उम्र सीमा में कंडीशन है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। तो जैसे अगर कोई जनरल मेल है, यानी सामान्य वर्ग का पुरुष है, जिसको कि अनरिजर्व्ड मेल कहा जाता है, तो इसके लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 37 वर्ष, 37 ईयर्स के यदि नहीं हुए हैं और 21 वर्ष के हो चुके हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, परंतु यूआर फीमेल को, अगर जनरल कास्ट की जो महिला है, अनरिजर्व्ड की महिला है, तो उसके लिए 40 वर्ष है। यहाँ पर महिलाओं को 3 वर्ष का छूट दिया गया है। उसी प्रकार बैकवर्ड कास्ट या एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, या फिर इसको कह सकते हैं बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, या फिर बैकवर्ड कास्ट एनेक्सर 2 और बैकवर्ड कास्ट एनेक्सर 1। ठीक है, इसके मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है, यानी अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष दोनों के लिए अधिकतम उम्र है 42 वर्ष। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त भी कुछ कैटेगरी में छूट है, जैसे कि दिव्यांग यानी फिजिकली जो चैलेंज्ड लोग हैं, उनको ऊपरी सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। 10 वर्ष का छूट मतलब हुआ कि प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई अगर जनरल का यानी अनरिजर्व्ड कास्ट का कोई दिव्यांग व्यक्ति होगा तो इसको 37 और प्लस 10 कर दीजिए, 47 वर्ष तक वो भर सकता है। उसी प्रकार अगर कोई फीमेल होगी, दिव्यांग महिला होगी जनरल कास्ट की, तो 40 प्लस 10 यानी 50 तक जो है ये फॉर्म भर सकता है। उसी प्रकार बीसी ईबीसी को कर दीजिए, तो यहाँ भी 40 में से 10 कर दीजिए, यानी 50 साल तक ये फॉर्म भर सकता है। उसी प्रकार एससी एसटी को कर दीजिए, तो ये इसमें प्लस 10 कर दीजिए, तो बराबर 52 साल तक कोई अगर दिव्यांग एससी एसटी है तो उसकी अधिकतम उम्र सीमा 52 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये सभी कैटेगरी में 10-10 साल जुट जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के यदि कोई कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और ये 5 वर्ष की छूट 5 बार मिलेगा, और 5ही बार वो एग्ज़ाम में बैठ भी सकते हैं। यानी अगर वो बिहार सरकार की सेवा में आ गए हैं, ठीक है, और बिहार सरकार के उम्र में छूट दिए जाने संबंधी जो संकल्प है, जिसको कि विज्ञापन में आप पढ़ लीजिएगा, उस संकल्प से पहले वाले एग्ज़ाम को इग्नोर किया जाएगा, परंतु उस संकल्प के बाद जितना भी एग्ज़ाम देंगे उसकी गिनती की जाएगी। और बिहार सरकार के कर्मचारियों को मात्र 5 बार ही कर्मचारी चयन आयोग के एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति है। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ भी 5 बार है। यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी आयोग, या बिहार पुलिस अवर चयन आयोग, या फिर बिहार लोक सेवा आयोग, सबके लिए अलग अलग है कि 5 बार आप अधिकतम बैठ सकते हैं। और इस 5 बार के लिए आपको 5 साल की छूट मिलेगा। यानी उदाहरण के लिए अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी का बिहार सरकार का कर्मचारी है तो उसको 37 और 5 प्लस 5 कर दीजिए, तो 42 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार अगर अनरिजर्व कैटेगरी की कोई महिला है और वो 40 उसको जो है अगर बिहार सरकार की कर्मचारी है तो 40 और 5 बराबर 45 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बीसी ईबीसी की बात करें तो यहाँ भी अगर 40 और 5 साल बिहार के कर्मचारी के लिए अधिकतम 5 बार एग्जाम के लिए तो 45 साल तक वो बैठ सकते हैं। एससी एसटी के संबंध में देख लीजिए तो 42 साल तो ऐसे नॉर्मली है, ठीक है, परंतु अगर वो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो 47 साल तक फॉर्म आप इसको भर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये उम्र कैटेगरी है, इसको भी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन होता है। अब कई सारे लोग हमें कॉल करके पूछते हैं, इसीलिए मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं बता दूं कि इस तरह से उम्र सीमा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। खास करके जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं उन्हें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आप ये जान लीजिए कि आप जिस कैटेगरी में हैं उसकी जो अधिकतम उम्र सीमा है ये, इसमें आप 5 साल जोड़ दीजिए और ये आपको 5 बार बैठने के लिए मिलेगा। 5 एग्जाम में बैठ सकते हैं, उसके बाद नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है,
हर आयोग का अलग अलग, जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 5 बार, बीपीएससी में 5 बार, अगर बिहार पुलिस सेवा चयन आयोग है तो उसमें 5 बार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है तो उसमें 5 बार, मतलब अलग अलग सबकी होगी। और ये संकल्प के बाद ये माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं वेतन एवं भत्ते। काफ़ी क्यूरियोसिटी रहता है लोगों का कि कितना वेतन मिलेगा, क्योंकि मुख्य तो यही चीज़ है, बाकी सेवा भाव कैरियर वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल है कि पैसा कितना मिलेगा। और इसमें युवाओं का बड़ा एक खोजी दृष्टिकोण होता है कि हम जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें कितना पैसा मिलेगा, उससे हमारा घर संसार चलेगा कि नहीं चलेगा, उसमें हम जीवन में जो चीज़ चाहते हैं, जो हमारी चाहत होती है, डिजायर होती है, उसको हम पूरा कर पाएंगे कि नहीं, हमारी मूलभूत सुविधाएं पूरा होगी कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान से हम कहीं, तो ऐसा नहीं है कि हम आज तैयारी कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से बहुत कम खर्चा निकाल के एक छोटा सा रूम में रह के किसी तरह से खिचड़ी चोखा दाल भात खा के तैयारी कर रहे हैं, तो नौकरी लगने के बाद भी तो यही स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए वेतन कितना मिलेगा, तो इसको मैंने बड़ा ही कैलकुलेटिव तरीके से तैयार किया है, उसको देख लीजिए। तो नॉर्मली यहाँ 2 प्रकार के पद हैं, सचिवालय सहायक यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसकी अगर हम बात करें तो उसका वो लेवल 7 में है, और ये सुपरवाइजरी पद है। लेवल 7 बहुत बड़ा पद माना जाता है, क्योंकि आप देखिएगा बीपीएससी द्वारा जो वैकेंसी निकलता है, तो बीपीएससी में भी बहुत सारा पद लेवल 7 का होता है। लेवल 7 का होता है, किसका किसका होता है, तो जैसे कि आप ले लीजिए बीडीओ यानी आरडीओ का भी लेवल 7 ही है। फिर सीईओ यानी आरओ रेवेन्यू ऑफिसर का भी लेवल 7 है। बीपीआरओ इसका भी लेवल 7 है। ठीक है, यानी कुछ सेवाओं को छोड़कर बाकी सारा जो सेवा है, लगभग 24-25 सेवा ऐसा है जिसका कि वेतन लेवल जो है वो 7 होता है, यानी बीडीओ जैसे पद का भी वेतन लेवल 7 है। ठीक है, और कुछ सेवाओं का लेवल 9 होता है। ये जैसे कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर हो गया, या फिर डीएसपी हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स हो गया, जेल सुपरिटेंडेंट हो गया, लेबर सुपरिटेंडेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हो गया, ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर हो गया। तो इन सबों का पद जो है लेवल 9 होता है, और बाकी सब जो है लेवल 7। तो लेवल 7 बहुत बड़ा पद है। और सचिवालय सहायक को काम तो हालांकि यहाँ पर उसी प्रकार का लगभग काम करना है जो एक क्लर्कियल कैडर वाले करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एफिशिएंसी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आपको डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है उसका एक पार्ट माने जाते हैं। आप जो लिख कर देंगे, नोटिंग में जो लिख कर देंगे, जो मत देंगे, वो प्रारंभ होगा, यानी किसी भी नीति निर्माण का प्रारंभ जो है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी स्तर से ही होता है, और उसी ड्राफ्ट पर आगे जाके निर्णय लिया जाता है। तो काम बहुत महत्वपूर्ण है, और थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, तेज तर्रार विद्यार्थियों की ज़रूरत है, और जिनका भाषा पर थोड़ा पकड़ हो उनकी ज़रूरत है। यही कारण है कि इसको लगातार बीपीएससी से कराए जाने की मांग भी होती रही है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो वैकेंसी है वो बीपीएससी से लिया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा में भी प्रशाखा पदाधिकारी का जो पद था तो उसको बीपीएससी से फिलअप किया गया था। ठीक है, बीपीएससी द्वारा उस वैकेंसी को लिया गया था, परंतु इसको कर्मचारी चयन आयोग से ही लिया गया है। और चूंकि कर्मचारी चयन आयोग में वस्तुनिष्ठ परीक्षा होता है, तो कई बार सवाल भी उठते हैं कि जब वहाँ पूरा पेज भर भर कर लिखना है और उसकी डिमांड है, तो फिर जो है एक लिखित परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन चूँकि अब लिखित परीक्षा के जो झमेले हैं उसको सारे आप जानते हैं, तो अगर कम समय में एग्ज़ाम लेना है मेधा को जांचते हुए, तो उसके लिए वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम ही सही है। उसमें विवाद कम होते हैं और बहुत कम समय में एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो यही कारण है कि हम लोग लेवल 7 का भी परीक्षा वस्तुनिष्ठ देकर और यहाँ पर सचिवालय सेवा में आ सकते हैं। बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग का नाम है। ठीक है, तो इसका बेसिक वेतन, अगर आप लेवल 7 को आप जो पे मैट्रिक्स है, 7वां वेतन आयोग का जो पे मैट्रिक्स है, पे मैट्रिक्स, ठीक है, 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, इसका अगर देखेंगे तो बेसिक पे जो लेवल 7 का जो बेसिक पे है वो है आपका 44,900। ये तो बेसिक पे हो गया। अब इस पर महंगाई भत्ता मिलता है, डियरनेस अलाउंस,
तो डियरनेस अलाउंस कितना है, तो वर्तमान में ये 55% है। ये बढ़ते रहता है, साल में 2 बार बढ़ता है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4% भी बढ़ता है। जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट रहता है उस तरह से ये बढ़ता है। तो 55%, तो 55% को अगर हम यहाँ देखते हैं तो कितना हो जाता है, 24,695। किसका 55%? इसका 55% निकालना है। तो 24,695 रुपया डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता हो गया। फिर जो है HRA यानी मकान किराया भत्ता, तो मकान किराया भत्ता कितना हो गया, तो 8,082 रुपया। ये किस दर पर दिया गया है, तो ये जो निकाला गया है ये पटना को ध्यान में रखकर निकाला गया है, और जो कि HRA कितना है, तो 18% है। 18% के हिसाब से निकाला गया। परंतु आप अगर अन्य नगर निगम में, पटना के बाहर अगर आपका पोस्टिंग होगा तो ये घटकर 9% हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का मोस्टली पोस्टिंग पटना में होता है, इसलिए पटना में ध्यान रख के बनाया गया है। ठीक है, तो 9% होगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये और घटकर 4.5% भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लॉक वगैरह में पोस्टिंग हुआ तो ब्लॉक में तो खैर इसका पोस्टिंग होना नहीं है, ये जब भी होगा सचिवालय में होगा या फिर कमिश्नरी में होगा। जो 9 प्रमंडल हैं वहाँ भी 10-12 पद करके होते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, तो वहाँ पदस्थापना होगा, तो वहाँ पर आपका वेतन 9% हो जाएगा, ये HRA 9% हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो होता है वो जो लेवल 7 है उसके लिए 3,000 प्लस DA है, यानी 3,000 रुपया और उस पर 55% DA। तो इसको अगर निकालते हैं तो 4,650 रुपया हो जाता है, और सभी को मेडिकल अलाउंस के रूप में मिलता है 1,000 रुपया। इस तरह से अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें, ग्रॉस पेमेंट की बात करें GP, तो ये 83,327 रुपया आपको फर्स्ट डे से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक साल में इंक्रीमेंट लगता है, लगभग 3% के जो बराबर होता है वो अलग होता है। 1 साल की सेवा होने के बाद आपका ये स्लैब जो है 44,900 ये चेंज हो जाएगा, और बाद में चेंज यानी बढ़कर जो है ये बढ़ जाएगा, 3% से ज़्यादा ही लगभग बढ़ जाता है। अब उस पर ये सब सारा कैलकुलेट होने लगेगा। तो हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है, और प्रत्येक जो है 10 साल में आपको या तो प्रमोशन मिलेगा या फिर MSCP मिलेगा, यानी एक तरह से आपको वित्तीय लाभ मिलेगा। अगर पद नहीं मिलता है तो वित्तीय लाभ जरूर मिलेगा, और पूरी सेवा काल में कम से कम 3 बार MSCP मिलने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये हर तरह से ये वेतन बढ़ते रहता है। उसके बाद फिर जब अभी पे कमीशन है, 7th पे कमीशन है, आपने सुना होगा कि 8th पे कमीशन भी आने वाला है। ठीक है, पे कमीशन का गठन भी हो गया है, और इसकी रिपोर्ट भी 2026 तक आ जाएगी। अगर 2026 से पे कमीशन लागू होता है तो ये वेतन और भी बढ़ जाएगा, यानी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसलिए कहते हैं कि अभी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, और अभी अगर आप 10 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर 12 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार रहिए, या अदर काम करने के लिए तैयार रहिए। तो अभी मेहनत करना है। युवा अवस्था एक ऐसा अवस्था है जहाँ अगर आप मेहनत करते हैं तो पूरा जीवन आप आलिशान जो जीवन है वो आलिशान जीवन जी सकते हैं, और जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं किसी एग्ज़ाम को पास कर लेने से आपके जीवन की चुनौतियाँ समाप्त हो जाती है, चुनौतियाँ तो हमेशा लगी रहेगी। ठीक है, परंतु क्या है कि उसके समाधान के रास्ते आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या है, ये GP है। अब इसमें कुछ डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन क्या होता है, तो डिडक्शन होता है NPS के रूप में। 2 डिडक्शन है मुख्य रूप से, एक NPS है और दूसरा है GIC। ठीक है, तो 120 रुपया GIC और 10% बेसिक प्लस DA, इसका जो है 10% वो कटता है NPS के रूप में। तो ये 7,080 रुपया आपका डिडक्शन हो जाएगा प्रत्येक महीना, यानी नेट पे जो होगा आपको इन हैंड जो है काट कूट के जो सैलरी आएगा वो 76,247 रुपया आएगा। ये आज के कैलकुलेशन के हिसाब से है। आने वाले समय में अगर DA बढ़ जाएगा तो और थोड़ा पेमेंट आपका बढ़ जाएगा। ये आज के डेट में, आज मैं 6 अगस्त को ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, 6 अगस्त 2025, तो आज के डेट के हिसाब से इस तरह से है। ठीक है, अब लेवल 5 की बात करते हैं। तो लेवल 5 में अगर बेसिक पद को देखें तो ये 29,200 है। देखिए खासा फर्क आ जा रहा है। ठीक है, यानी 2 लेवल 7 और लेवल 5 में कितना अंतर है बेसिक पे का। ठीक है, इसलिए आपको मेहनत करना है और इस पद को लेना है, ये ध्यान रखिए। लेवल 7 का लेना है, लेवल 5 में काफ़ी वेतन कम रहेगा। ठीक है, फिर इसमें DA अगर हम 55% को देखें तो 16,060 रुपया, 16,060 रुपया DA हो गया। फिर अगर हम बात करें HRA का, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस का, तो ये
5,256 रुपया। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करें 2,325 रुपया, और फिर मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपया। यानी ये आपका ग्रॉस जो सैलरी है, ग्रॉस पे जो है वो 53,841 रुपया आएगा। ठीक है, इसमें से डिडक्शन हो जाएगा 4,646 रुपया। ठीक है, एनपीएस के रूप में डिडक्शन होगा, ठीक है से, और जीआईसी के रूप में डिडक्शन होगा। यानी नेट पेमेंट जो होगा वो 49,195 रुपया का होगा। अगर आप लेवल 5 में जाते हैं और दोनों का लगभग तुलना कर लीजिए तो कितना वेतन का फ़र्क है, तो लगभग जो है आपका 27,000 का फ़र्क आ जा रहा है। ठीक है, इस दोनों पद में कितना वेतन का फ़र्क आ जा रहा है, तो 27,000 प्रति महीना का फ़र्क आ जा रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए कि हमको ये पद प्राप्त करना है। ठीक है, और अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में आपका चयन हो गया, तो निश्चित तौर पर आगे यदि आपकी और भी चाहत है, और भी बड़ा एम्बिशन है, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, या अपने अंदर कोई भी क्षमता है तो आपको पूरा समय मिलेगा। सप्ताह में 5 दिन काम करना है, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, तो इस 2 दिनों में आप कोई रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। अपने जीवन के कुछ अधूरे पहलू अगर रह गए हैं तो उसको पूरा कर सकते हैं। आप सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, कोई कला संगीत साधना का क्षेत्र अपना सकते हैं। मतलब पूरा अवसर है, इसलिए ये अच्छा पद है। अब आइए बात करते हैं कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ठीक है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो एग्ज़ाम लेने का इसका जो प्रोसेस है ये 2 चरण में है। ठीक है, 2 चरण में इसका एग्ज़ाम होगा। पहला इसको आप कह सकते हैं नॉर्मली पीटी, और दूसरा आप कह सकते हैं मेंस। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि बीपीएससी का जो पीटी होता है, बीपीएससी का जो पीटी होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी लिखित होता है। परंतु यहाँ पर जो बीएसएससी का एग्ज़ाम है, बीएसएससी जो एग्ज़ाम लेती है तो वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव होता है। बीएसएससी द्वारा 4th सीजीएल जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो दोनों क्या होगा, दोनों वस्तुनिष्ठ होगा, और दोनों में एमसीक्यू प्रश्न होंगे, यानी बहुवैकल्पीय प्रश्न होंगे, और 4 उत्तरों में से एक सही उत्तर आपको चुनना होगा। दोनों ही पीटी और मेंस दोनों ही वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा, यानी इसमें लिखना नहीं है, टिक मारने वाला ही एग्ज़ाम है। ठीक है, लेकिन अब अगर कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होता है, जैसा कि संकेत भी दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये ऑफलाइन ही होगा। अगर ऑनलाइन होगा तो फिर ऑनलाइन देना है। ठीक है, अब पिछले बार हुआ भी है ऑनलाइन, तो इसको थोड़ा सा हम अगले बार में क्लियर करेंगे कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड अगर होता है तो वहाँ पर वो आपको कर्सर क्लिक करना है। तो प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, तो ये सिंगल पेपर होगा, एक ही पत्र होगा, एक पेपर होगा, और कितना का होगा, तो 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होगा, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4-4 अंक का होगा, और 150 को यदि 4 से गुना करें तो फुल मार्क्स कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, और अगर आप सही उत्तर देते हैं, आप राइट आंसर देते हैं, तो प्रत्येक के लिए मिलेगा आपको कितना, 4 अंक। ठीक है, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो कितना होगा कि 1/4। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 0.25 निगेटिव भी है। यानी कहने का मतलब है कि आप 150 अंक में से मान लिया जाए कि 120 प्रश्न बनाए। ठीक है, और 120 प्रश्न में 100 प्रश्न आपका सही हुआ, 100 प्रश्न सही हुआ और 20 गलत हुआ, तो क्या हो जाएगा, 100 प्रश्न के बदले आपको 400 नंबर यहाँ क्रेडिट हुआ, 400 नंबर क्रेडिट हुआ, और जो 20 क्वेश्चन गलत किए तो उसमें जो है 20 जो है वो डेबिट होगा। यानी आपका टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो फिर सही वाला में से 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150, फिर से समझ लीजिए, अगर 150 प्रश्न यहाँ है, 150 में से आप 30 प्रश्न छोड़ देते हैं, 120 प्रश्न का उत्तर देते हैं, 120 प्रश्न के उत्तर में से आपका 100 प्रश्न सही होता है,
तो 100 को 4 से गुना करेंगे तो 400 आपका जो है क्रेडिट हो गया। और फिर जो है 20 क्वेश्चन अगर इसमें से गलत हो जाता है तो 20 क्वेश्चन के बदले में 20 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 380 नंबर आपका शेष रह जाएगा और इसी पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अब आते हैं मुख्य परीक्षा की बात करेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए तो चलिए पीटी के बाद सारी चीज़ें तय होगी, लेकिन अभी जो संकेत मिला है उस संकेत के अनुसार से, और होता भी आया है इसी तरह से, कि जो मेंस एग्जाम है मुख्य परीक्षा वो 2 पत्र का होता है। पहला जो पत्र होता है वो हिंदी का होता है, और हिंदी में ये 100 नंबर का हिंदी होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, और ये क्या होगा, ये भी क्वालिफाइंग होगा। 30 नंबर लाना है, 100 नंबर में से 30 नंबर लाना है, ये क्वालिफाई हो जाएंगे। और यदि 30 नंबर नहीं लाए तो इधर का कॉपी जांचा ही नहीं जाएगा, आप यहीं पर डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, तो ये जरूरी है कि 30 नंबर लाना है। हालांकि 30 नंबर जो हिंदी भाषी स्टूडेंट है उसका 30 नंबर आसानी से आ जाता है। और जो मुख्य पत्र होगा, जो मेन होगा, तो उसमें पीटी के जैसा ही 3 भाग रहेगा। पीटी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला होगा सामान्य अध्ययन का, दूसरा होगा सामान्य विज्ञान और गणित का, और तीसरा होगा मानसिक क्षमता जांच का। ये पीटी और मेंस दोनों का एक ही जैसा सिस्टम है। अंतर यही है कि पीटी में क्या है, पीटी में एक ही पत्र है, और मुख्य परीक्षा में यानी मेंस में जो है वो 2 पत्र है, यानी एक हिंदी का भी देना है। यहाँ 2 पाली में एग्जाम होगा। तो अभी तो मुख्य परीक्षा में देर है, ये तो पहले आप पीटी क्वालिफाई कीजिएगा तब जाइएगा मेंस परीक्षा की तरफ। तो पहले हम समझ लेते हैं पीटी के बारे में। तो प्रारंभिक परीक्षा को आप समझिए बढ़िया से, क्योंकि इसी की तैयारी करना है, और इसमें हम समय समय पर आपको मार्गदर्शन करेंगे, और ज़रूरत हो पड़ेगा तो कुछ टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो एक पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा। ठीक है, और ये पेपर कैसा होगा, तो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होगा, और कैसा होगा, तो एमसीक्यू होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो किताब सहित होगा, यानी आप इसमें बुक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कितना बुक ले जाना है, तो प्रत्येक खंड से आप एक एक बुक ले जा सकते हैं, यानी एक बुक इधर से ले जाइए, एक बुक इधर से ले जाइए, और एक बुक इधर से ले जाइए। ठीक है, तो बुक तो ले जाइए, लेकिन बुक के चक्कर में ज़्यादा रहिएगा तो फिर जो है ना आपका स्कोर गिर जाएगा। क्योंकि मेरा खुद भी अनुभव है कि बुक के चक्कर में रह के प्रारंभिक परीक्षा में मेरा बहुत नंबर कम आया था पीटी में। हालांकि मेंस में चूँकि किताब का नहीं था प्रावधान, तो मेंस में अच्छा नंबर आया था और हमारा रैंक भी अच्छा था। तो ये गलती मत करिएगा। हालांकि किताब ले जाना है, कभी ऐसा हो कि कुछ प्रश्न बिल्कुल फंस रहा है तो उसको देखना है, परंतु किताब के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है। हालांकि ये परीक्षा जो है किताब सहित लिया जाएगा, यानी पुस्तक सहित ये परीक्षा है। ठीक है, तो पुस्तक सहित परीक्षा है। तो इस परीक्षा को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला जो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन क्या है, तो ये 50 प्रश्न इसमें रहेगा। ठीक है, 50 प्रश्न रहेगा, तो 50, और प्रत्येक के लिए कितना रहेगा, 4 अंक, तो 200 अंक इधर से हो गया पहला सेक्शन को। ठीक है, फिर सेक्शन ख में आ जाइए। तो यहाँ पर क्या है कि जनरल साइंस और मैथ, यानी सामान्य विज्ञान एवं गणित, दोनों से 25-25 प्रश्न रहेगा। आमतौर पर ऐसा सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन जो आप अगर PYQs देखिएगा, पीछे का जो 3 CGL हुआ है, 3 CGL में जो परीक्षा हुआ है, तो लगभग ऐसे ही है। ठीक है, 25। कभी कभी हुआ है कि एक आध प्रश्न आगे पीछे किया है, कि कभी मैथ से 24 प्रश्न पूछ दिया, कभी सामान्य विज्ञान से, लेकिन नॉर्मली रेशियो यही रहता है 25-25। तो ये 50 प्रश्न हो गया, 50, और 50 को हम अगर 4 से गुना करेंगे तो 200 अंक, यहाँ भी 200 अंक। ठीक है, और फिर मानसिक क्षमता जांच, ये एक प्रकार का आप रीजनिंग कह सकते हैं कि रीजनिंग है, खंड गौ की अगर बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ से भी 50 प्रश्न रहेगा, और ये 50 प्रश्न गुना 4 बराबर 200 अंक यहाँ भी रहता है, यानी 200 कुल मिला के 200, 200 और 200, ये 600 अंक का परीक्षा होगा। और 600 अंक परीक्षा, 150 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न के लिए 600 अंक का परीक्षा होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आपको सही के लिए दिया जाएगा, जबकि अगर गलत करेंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में तो 1 काट लिया जाएगा। ये अधिकतम 600 नंबर आपके लिए, इसमें आप जितना नंबर लाएं उसी पर मेरिट बनेगा, और उसी से आप पीटी क्वालिफाई करेंगे। और पीटी क्वालिफाई हो जाने के बाद पीटी का रोल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा मेंस का रोल, और मेंस में जितना नंबर आएंगे उसके आधार पर जो मेरिट बनेगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ गौर करने वाली बात है कि कितना कितना वेटेज है। तो सामान्य तौर पर हम देखें तो सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान ये दोनों मिला के कितना है, 50 और प्लस 25,
यानी 75 सवाल हो जाता है कितना, जीके जीएस से ही। तो 75 सवाल यानी कहने का मतलब कितना, ये दोनों मिला के ही, जीके जीएस मिला के ही 50% हो गया। तो 50% सवाल यहीं से आ जा रहा है जीके जीएस से। अब 50% सवाल आ जा रहा है गणित और रीजनिंग से, ठीक है। तो गणित में 25 नंबर और मानसिक क्षमता जांच में 50 नंबर, यानी इधर से ये दोनों गणित और रीजनिंग मिला के 75 नंबर, यानी ठीक जो है 50-50 पर आप रख सकते हैं, 50% जीके जीएस और 50% मैथ रीजनिंग। अब सवाल उठता है कि अब 50 जो क्वेश्चन है, क्या ये 50 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग में? तो आप देखिएगा, अगर PYQ उलट कर देखिएगा तो ये रीजनिंग में भी मैथ घुसा हुआ रहेगा। यानी आप कह सकते हैं इस 50 में से जो है कम से कम 15 सवाल ऐसे रहेंगे जो लगेगा कि मैथ का ही है। तो आप मान लीजिए, ठीक है, 25 और 15 40 सवाल आप मान लीजिए कि मैथ का ही है, और उधर आप 35 सवाल आप मान सकते हैं कि रीजनिंग का है, और यही बेस बना के आपको तैयारी करना है। तो इसको हम तैयारी की रणनीति भी आगे बताएंगे। पहले आप देख लीजिए, सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस क्या है? तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस इस प्रकार है, इसको आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं केवल जो है थोड़ा सा चर्चा इस पर करूंगा, उसके बाद आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो खंड क में क्या है? इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने से किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। और इसमें बिहार, भारत और इनके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो चीज़ें लिखी गई है सिलेबस में, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो NCERT में मिलेगा, ठीक है। NCERT का पुस्तक तैयार ही इसलिए किया गया है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति से वो अपेक्षा किया जा सके कि आप अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी रखते हैं, देश विदेश सहित अपने स्थान में घट रही घटनाओं के बारे में आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहते हैं, उसके बारे में घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, समझते हैं, और ज्ञान विज्ञान की थोड़ी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो यही है, ठीक है। तो इसको भी 3 भाग में बांटा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है समसामयिकी विषय, तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, यानी प्योरली आप समझ सकते हैं करेंट अफेयर्स प्लस जो ट्रेडिशनल जीके है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब भारत एवं उसके पड़ोसी देश, भारत और पड़ोसी देश का इतिहास, भारत और पड़ोसी देशों का इतिहास, ठीक है। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, यानी एक तरह से पूरा है इसमें इतिहास भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स है, भूगोल है, ठीक है, पंचायती राज, सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि पूरा जो है जीके है, ठीक है। ट्रेडिशनल जीके को छोड़कर बाकी सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गुड गवर्नेंस, बिहार, सब चीज़ है इसमें, ठीक है। अब दूसरा खंड आइए, सामान्य विज्ञान एवं गणित। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत इसको भी 2 भाग में बांटा है। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, और भूगोल भी इसमें शामिल कर दिया गया है। यानी भूगोल इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ भूगोल को डाल दिया गया है, ठीक है। और गणित में क्या है? तो नंबर सिस्टम है, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का विकलन है, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सब एक तरह से जो कमर्शियल मैथ है, नंबर सिस्टम और कमर्शियल मैथ इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। और फिर जो है मानसिक क्षमता जांच में इस प्रकार का है कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का रीजनिंग रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता, भिन्नता, कल्पना, समस्या, ठीक है, समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, ठीक है। तो ये रीजनिंग को अगर आप चाहें तो बुक के साथ सीख सकते हैं, कई प्रकार के बुक भी हैं इसमें आते हैं, ठीक है, राजेश वगैरह के बुक हैं। परंतु इसको आप चाहें तो केवल प्रैक्टिस से ही, जो प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस है या जो मंथली मैगजीन में जो आता है रीजनिंग, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, हम बात करते हैं कि क्या जो इनके विषय हैं उनके बीच क्या वेटेज है, कितना वेटेज है, ठीक है। तो टोटल जैसा कि हम जानते हैं कितने प्रश्न हैं, तो टोटल प्रश्न है 150। तो 150 को अगर वेटेज के अनुसार से बांटें, इसकी चर्चा हमने पहले भी किया है। अब देख लीजिए, 150 में से
अब क्या है कि जीके जीएस जो है मेन पिलर के रूप में दिख रहा है यहाँ पर। ये जो पिलर है, ये जो बड़ा वाला पिलर है वो जीके जीएस का है। तो जीके जीएस जो है मेन पिलर के रूप में दिख रहा है, बड़ा वाला पिलर, ठीक है। चूँकि ये जो है 50% का वेटेज धारण करता है, ठीक है। 75 सवाल यहाँ से आते हैं और 75 सवाल में आपके क्या है कि 50 सवाल जीके जीएस से और 25 सवाल जो है वो जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। तो सबसे अधिक इस पर फोकस करना है, ठीक है। दूसरा जो है आपको वहाँ दिख रहा होगा कि दूसरा सबसे बड़ा जो सेगमेंट आपको नज़र आ रहा होगा वो नज़र आ रहा होगा कौन सा, तो रीजनिंग का आ रहा होगा, मानसिक क्षमता जांच, चूँकि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ भी कहूँगा कि यहाँ पर भी मैथ का सवाल ज़्यादा रहता है और रीजनिंग वाले सेक्टर में भी मैथ घुसा हुआ रहता है। तो आप इसको मान लीजिए कि मैथ में जो यहाँ पर 25 दिखाया गया है, 25 नहीं बल्कि रीजनिंग में भी जो 15 सवाल रहेंगे वो मैथ का ही रहेगा, ठीक है। तो 25 और 15 एक तरह से 40 आप मान सकते हैं। तो इसका वेटेज जो है 40 है, इसका 75, इसका 40, और रीजनिंग का आप 35 मान सकते हैं। और इसी अनुसार से तैयारी करना है। तो तैयारी का कैसे करना है भाई, जीके जीएस के लिए तो आपको बेसिक बुक पढ़ना है और फिर जो है जीके जीएस की जिस प्रकार की तैयारी होती है, लंबी तैयारी होती है, वो करना है। मैथ को बनाना है, 2 बार 3 बार बनाना है और रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। इसके लिए हम जो है, अब चलिए हम रणनीति की बात करते हैं कि तैयारी की क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए। तो रणनीति देखिए, तो सबसे पहले मौलिक पुस्तकों को पढ़िए। मौलिक पुस्तकों में क्या होता है, तो मौलिक पुस्तकों में सबसे पहले एनसीईआरटी आता है। एनसीईआरटी बुक्स होना चाहिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। उसके बाद एक और प्रत्येक विषय की, अगर इतिहास का आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसका भी आप सब्सिडरी बुक अब पढ़िए। सब्सिडरी बुक जैसे कि आप एस के पांडे का पढ़ सकते हैं, आधुनिक भारत में बीएल ग्रोवल, यशपाल का पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिहार का इतिहास पढ़ सकते हैं। तो ये है। उसी प्रकार जो है अगर आप ये पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी आप एनसीईआरटी का पढ़िए। इसके साथ आप लक्ष्मीकांत का पढ़ सकते हैं या फिर परीक्षा वाणी का पुस्तक आती है उसको पढ़ सकते हैं। आप विज्ञान की किताबों को भी ले लीजिए, एनसीईआरटी के साथ साथ परीक्षा वाणी का किताब पढ़िए, बहुत लाभ होगा। आप लुसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़िए, बहुत लाभ होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद परीक्षा वाणी जैसे पुस्तकों को पढ़िए। तो ये मौलिक पुस्तकें रहना चाहिए। उसके बाद आप गाइड वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। गाइड वगैरह उसके बाद पढ़ सकते हैं लास्ट में, पहले तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्वयं जो है तथ्यवार नोट्स बनाइए, अपना नोट्स स्वयं बनाइए। स्पाइरल बाइंडिंग का कॉपी ले लीजिए, ठीक है। और सादा कॉपी जो है ना, फुल स्केप वाला कॉपी रहता है उसमें लिखने का प्रैक्टिस करिए, आपको बीपीएससी का भी तैयारी साथ साथ होता चला जाएगा। तो स्पाइरल बाइंडिंग का कॉपी ले लीजिए और उसमें अपना नोट्स बनाइए प्रत्येक सब्जेक्ट की, यानी कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राज व्यवस्था, चौथा इकोनॉमिक्स, पांचवा जनरल साइंस, छठा जो है करंट अफेयर्स। तो ये छः कॉपी ले लीजिए आप जीके जीएस के लिए, एक कॉपी आप मैथ के लिए ले लीजिए, एक कॉपी रीजनिंग के लिए लीजिए, यानी 8-10 स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले लीजिए और उसमें जो है आप स्वयं अपना नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और पूरा कॉपी जो है जब तक एग्जाम होता है भर देना है। आपका पीटी और मेंस एक ही बार तैयारी हो जाएगा। बीपीएससी जैसा नहीं कि पीटी का अलग तैयारी करना पड़ेगा, मेंस का अलग तैयारी करना पड़ेगा। यहाँ दोनों ही वस्तुनिष्ठ एग्जाम है और दोनों में सेम प्रवृत्ति का सवाल पूछे जा रहे हैं, तो दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। तो तथ्यवार स्वयं का नोट्स बनाना है, सेल्फ नोट्स बनाना है। फिर गणित का क्या है कि इसका पुनरीक्षण करना है। आमतौर पर जो भी अभी विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी की सोच रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपका मैथ जो है पहले से ही कंप्लीट हो चुका होगा। और अगर मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, जो विद्यार्थी मैथ नहीं बनाया है, ठीक है, उसको आज ही आर एस अग्रवाल का किताब लेके और उसको बनाना शुरू कर देना है अपने किसी सीनियर की मदद से। अपने अगर आपसे सीनियर भाई बहन हो जिनको आर एस अग्रवाल का मैथ बनाना आता है, उसकी मदद से आप शुरू कर दीजिए, ठीक है, और तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं तो अगल बगल के कोई टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं या कोई कोचिंग में, तो मैथ की तैयारी अभी से हो जाना चाहिए, उसमें तनिक भी कोताही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए। और अगर आप मैथ बना चुके हैं तो उसका रिवीजन प्रारंभ हो जाना चाहिए और चैप्टर वाइज पुनः बनाना शुरू कीजिए। मैथ है कि भूलने का चीज़ है, जितना आप अधिक समय हो जाएगा मैथ का फार्मूला भूल जाएंगे, उसका अनुप्रयोग भूल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपका स्पीड घट जाएगी, कैलकुलेशन पावर घट जाएगी। इसीलिए लगातार जो है ना मैथ को रिवाइव करने की ज़रूरत है, तो उसको करते रहिए, ठीक है। फिर है कि PYQs। अब पिछले जो 3 CGL हुए हैं और इसके साथ साथ जो BPSC का एग्ज़ाम हुआ है, दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसको आप लीजिए, एक किताब खरीद लीजिए। कई पब्लिकेशन वाले हैं कि पूरा BPSC, BSSC, दरोगा सबका
एग्ज़ाम का जो है ना वो निकाल देते हैं पूरा। तो वो खरीदिए, PYQs को देखिए, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसका क्या ट्रेंड रहा है, किस किस सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, इसको देखिए और उसी के अनुसार से अपनी तैयारी रखिए। PYQs बहुत ज़रूरी है और PYQs को आप बना के भी देखिए, उससे भी पता चलेगा कि आप कितने पानी में है, कितना आपसे प्रश्न सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद आइए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मॉडल सेट बाज़ार में बहुत सारा निकलता है, उनको खरीदिए, प्रैक्टिस करने की आदत रहेगी तो आपसे गलतियां कम होगी। ठीक है, और साथ साथ नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस सेट खरीदिए जिसमें कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, उस एक्सप्लेनेशन को अपने नोटबुक से भी मिलाइए कि एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं। कई बार जो है कुछ किताबों में गलती रहता है। ठीक है, तो उसको देखिए। और फिर सबसे बड़ा चीज़ है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन, है ना, बारंबार रिवीजन। किसी भी विषय वस्तु को आप एक बार नहीं बल्कि 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िए, तो वो क्या है कि अस्थायी हो जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा, उसे आप भूलेंगे नहीं। तो ये तैयारी की रणनीति है और आज से ही लग जाना है, तनिक भी देर नहीं करना है। समझिए कि आज से ही आपकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है, क्योंकि 18 अगस्त से जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद और भी प्रक्रिया तेज हो जाएगा। सीट कितना है? 1064। ठीक है, और फॉर्म कितने भरे जाएंगे? तो कम से कम जो है 3 से 4 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और सीट कितना है? तो 1,500 के आसपास सीट है। हो सकता है सीटों की संख्या और बढ़े, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है, इसलिए आपको लग जाना है और तैयारी में कमर कस के लग जाना है। अब चूँकि 18 अगस्त से फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और अब जो है जो 7-8 दिन बचे हैं उसमें आपको चेक कर लेना है कि आपको फॉर्म भरने से पहले किन किन दस्तावेज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है। तो आइए उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो कितना है? तो 18/8/2025। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कितना है? तो 17/9/2025। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो है 19/9/2025। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिक का जो है मार्कशीट और उसका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट होता है वो होना ज़रूरी है, 2 यहाँ होना चाहिए। फिर दूसरा है जो ग्रेजुएशन का है, तो ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट और इसका जो है मूल प्रमाण पत्र जो होता है, जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक का एग्ज़ाम उसका चुन रहे हैं, उसका चॉइस दे रहे हैं, तो PGDCA या BTech वगैरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों। ठीक है, फिर आवासीय प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए, ये आमतौर पर नहीं होता है, तो इसकी प्रक्रिया अभी भी शुरू कर दे। जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है यानी आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, वो बनवाने के लिए अपना प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो रिजर्व कैंडिडेट हैं जाति, उसके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जो SC ST हैं तो SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र से चल जाएगा, जबकि जो BC MBC में है उसके लिए NCL चलेगा। ठीक है, NCL। ठीक है, और उसी प्रकार जो जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं यानी गरीब वर्ग से जो आते हैं, अनारक्षित वर्ग से, तो उसके लिए जो प्रमाण पत्र बनता है वो चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के यदि नाती पोता हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। अगर कोई दिव्यांग है तो 40% से अधिक का दिव्यांगता वाला चाहिए। ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा अगर चाहते हैं और बिहार सरकार का सरकारी सेवक हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। और जो एक्समैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो वो जो है चाहिए। इतना जमा कर लेंगे। फॉर्म भरते समय एक लाइव फ़ोटो जो है आपका लिया जाएगा वेबकैम से। ठीक है, या अपने पास वेबकैम है तो लाइव फ़ोटो उसमें देना है। ठीक है, या फिर साइबर कैफ़े में भरते हैं, साइबर कैफ़े में अगर भरने जाएंगे तो सावधानी बरतेंगे, काफ़ी भीड़ होती है वहाँ, और भीड़ के कारण कई बार जो है गलती कर देता है, और उसके निराकरण के लिए हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं। तो आप इन गलतियों से बचेंगे और ऐसे समय को चुनेंगे साइबर कैफ़े में जाने के लिए जब भीड़ भाड़ कम हो। ठीक है, चलिए अब जो है आप तैयारी कीजिए और मैं वायदा करता हूँ कि आपके सफलता के सफ़र का हम सफ़र बनकर सदैव आपके साथ रहूँगा। मेरा यही काम है। प्रोफेशन भले कुछ अलग हो, लेकिन पढ़ना, पढ़ाना और सीखना ये बचपन से मेरा सगल है। आप अंतिम रूप से चयनित होकर
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अर्थात असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।